नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला किया, जहां पर जीएसटी को घटाया गया है। आपको बता दें कि वेंटिलेटर पर जीएसटी घटाई गई है। इसके अलावा ऑक्सीमीटर पर भी जीएसटी का जो फीसदी था उसे कम किया गया है। कोरोना वैक्सीन पर हालांकि 5% जीएसटी लगता रहेगा। आपको बता दें इस बड़े फैसले को लिया गया है, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान के साथ बड़ी राहत दी है। The GOM's recommendations have been accepted. Just three items on which the rates were further considered, and on the period up to which this will be valid has also been slightly altered. The period up to August was the recommendation. After discussion in the Council, that has been extended to September. So this will be valid till September 30th. And based on the advice and also from the states, the input, whether that period has to be further extended will be taken as a call nearer the time, and the GIC will take the responsibility of eliciting the opinions, taking the political leadership's inputs, and meeting to take a final word on whether that extension should be furthered after. तो जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। उन्होंने 2 मुख्य सुझाव दिए। क्या कुछ ये सुझाव है, आपको सुनवाते हैं। 54th जीएसटी काउंसिल बैठक थी और एक ही एजेंडा था कि कोविड रिलेटेड आइटम्स के ऊपर जीएसटी जो रेट्स है उसको एक 6 सदस्यीय जीओएम बनाई गई थी, जिसके कन्वीनर मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा थे और यूनानिमसली सारी काउंसिल ने उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है। 2 सजेशंस हरियाणा की तरफ से थे कि एक तो जो एग्जेम्पशन 31 अगस्त तक दिया गया है इसको बढ़ाया जाए, और काउंसिल ने उसको सितंबर के अंत तक बढ़ाने का काम किया तमाम जीएसटी रेट्स पर। दूसरा, जो क्रेमेटोरियम इलेक्ट्रिक आज के दिन हाईली टैक्स थे 18% पे, उसको जीओएम 12% कह रही थी। हमने हरियाणा की तरफ से ये सुझाव दिया कि उसको 5% किया जाए। साथ में काउंसिल ने जो एम्बुलेंसेस आज के दिन हेल्थ व्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 28% पे टैक्स थी, उसको भी कम कर 12% पे किया है। और अंत में जो टेम्परेचर रीडिंग इक्विपमेंट्स हैं वो पहले 18 थे, फिर 12 रिकमेंड किया, काउंसिल ने उसको भी 5% पे किया। मुझे लगता है देश भर के अंदर एक यूनानिमस टैक्स स्ट्रक्चर आने से कोविड रिलीफ के जो यूटिलाइजेशन में आने वाली और अब बात केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की, जिन्होंने प्रदेश के विकास पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। 6.5 करोड़ की लागत से आज इस काम का शुभारंभ हुआ है। बहुत लंबी मांग थी इस इलाके की सड़क को सुदृढ़ करने की, मजबूत बनाने की। काफी अरसे के बाद आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने इसको मंजूरी दी है। तो हम इलाके की तरफ से, पलवल विधानसभा के क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक दीपक मंगला की तरफ से, मैं अपनी तरफ से और तमाम क्षेत्र के लोगों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि एक लंबी पुरानी मांग उन्होंने मंजूर किया है और इस सड़क को बनने से आवागमन सुगम होगा, आसान होगा और एक आसानी से लोग एक दूसरे स्थान पर जा सकते। खबर फरीदाबाद से, जहां पर फरीदाबाद के खोरी गांव में नगर निगम का अवैध निर्माण को लेकर डंडा चला है। बड़ा फैसला लिया गया है, तोड़फोड़ की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसको लेकर कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। जहां पर पुलिस ने ड्रोन के सर्वे के बाद स्थिति को साफ किया है और आने वाले समय में तोड़फोड़ को लेकर प्रशासन ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है। क्या कुछ इसमें शामिल है ये आपको बता रहे हैं। 5000 मकान ऐसे हैं जिन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसमें 800 खाली प्लॉट शामिल हैं। इसके अलावा 80 दुकानों को भी शामिल किया गया है।
है। इसके अलावा बात करें मंदिर मस्जिद की तो 20 मंदिरों को शामिल किया गया है, 11 मस्जिद भी शामिल किए गए हैं। तो वहीं 5 ऐसे स्कूल हैं जो अवैध रूप से निर्मित किए गए हैं, उन पर भी नगर निगम का बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी हैं जो अवैध रूप से निर्मित, उनको किया गया है, 20 इंडस्ट्रीज हैं। और इसके अलावा चर्च भी 11 शामिल किए गए हैं। फरीदाबाद के नगर निगम के इस पूरे एक्शन प्लान पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का क्या कुछ कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से आदेश है उसका पालन करना हमारा ड्यूटी है, वो हम पालन करेंगे जिस प्रकार से। लेकिन क्योंकि 10,000 घर जैसी की जानकारी दी जा रही तो एक मुश्किल काम है, हमें पीड़ा होती है। 10,000 लोग वहाँ जिनका घर था और वो तोड़ा जा रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ अधिकारी भी जिम्मेदार हैं निश्चित तौर से। जब ये घर बनने लग रहे थे उस टाइम भी नियमों का पता था तो उनको रोकने चाहिए थे। अब जब बढ़ने लग रहे उस समय मेरा ख्याल है इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन अब टूटने के बाद ये बड़ी समस्या है। तो निश्चित तौर से जब भी मीटिंग होगी मंत्रिमंडल की तो उसमें हम इस पे विचार भी करेंगे, हम क्या मदद इनकी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ इस पे भी मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा कि जिन लोगों की गलती की वजह से ये सारा कुछ हुआ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम तो पूरे कोरोना काल के दौरान शिक्षा एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। इन सब के बीच परीक्षाओं को लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन 10वीं का प्रदेश में रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ऐसे में हमारे सहयोगी विपिन परमार ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से इस सिलसिले में खास बातचीत की। ऐसे में कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में स्कूलों को भी जल्द ही खोला जा सकता है। इसके अलावा क्या कुछ कहा है मंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। सर, रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया 100%। आप पीछे का कई साल उठाकर ले लीजिए, 70 से जो है 70% एवरेज रहा करता था, लेकिन 100% नतीजे जो है वो घोषित किए गए हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले? नहीं, देखिए जिस प्रकार से हमने उनका मूल्यांकन किया, इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से हमने मूल्यांकन किया, तो लगभग उसमें सभी बच्चे पास होते थे। और वैसे पहले भी सरकार ने इस प्रकार के निर्णय रखे गए, वो सभी बच्चों को पास करते थे। अब अगर हमने तो फिर भी उसमें सारी प्रक्रिया भी अपनाई है। और इस प्रकार की एक परिस्थितियां थी जिस प्रकार के ये निर्णय लेना पड़ा, नहीं तो हम तो उसके पेपर कराने के लिए तैयारी थे, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बन गई उसके कारण हमने पेपर छोड़ने पड़े। 3 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो अपेयर हुए थे, 60,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो 100% नंबर हासिल किए हैं। एक प्रक्रिया रहा करती थी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो है वो रहा करते थे ताकि बच्चा आगे पढ़ाई के लिए उसे आर्थिक मदद मिल जाए। इस बार क्या उन 60,000 बच्चों को जिनके 100% नंबर आए उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? क्या कुछ उसका फॉर्मूला जो है वो सरकार का? देखिए, अभी हमारे पास 3,13,345 बच्चों का जो था हमने परिणाम घोषित किया है, और उसमें काफी बड़ी संख्या में जो है बच्चे उनके इतने नंबर आए हैं कि उनको स्कॉलरशिप के जो आप कह रहे हैं। लेकिन इस रिजल्ट पे जो हमने अभी दिया इस पे स्कॉलरशिप किसी को नहीं देंगे। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे नंबर कम रहे हैं और हम दोबारा पेपर देना चाहते हैं, ऐसी उनकी कोई अपील आती है तो हम निश्चित तौर से उन बच्चों का पेपर लेंगे। स्थिति सामान्य जैसी ही होगी तो उनका पेपर लेंगे, और अगर ऐसे बच्चे जो पेपर देंगे और वो उस हिसाब से नंबर लेंगे तो निश्चित तौर से उनको स्कॉलरशिप। सरकार में होने के नाते सर 2 जिम्मेदारियां आपकी हो जाती हैं। स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जो है उनको भी आपको देखना होता है और अभिभावक जो है उनको भी आपको देखना होता है। ऐसी परिस्थितियों में अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन स्कूल खोलने को लेकर जिस तरह से कोई फैसला कोई आप लेने जा रहे हैं, क्या लिया जाएगा जल्द में स्कूल खोलने का फैसला? और वहीं अभिभावकों के मैसेजेस जो है वो बजना शुरू हो गए हैं कि अब पूरे चार्जेस जो है फीस के लिए जाएंगे प्राइवेट स्कूल्स की ओर से, उसको लेकर क्या? देखिए, स्कूल खोलने की जो प्रक्रिया है, हालांकि कोरोना इस समय पूरी तरीके से कंट्रोल में है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से जिस प्रकार का भय जो है वो समाज में व्याप्त था, तो वो अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। ना ही मैं समझता हूँ कि बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, और ना ही अभिभावकों में इतना कॉन्फिडेंस है, और ना ही साथ ही हमारे में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। चाहे हमारे टीचर हैं, चाहे हम स्वयं हैं, तो हमें भी थोड़ा लगता है अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एक माहौल ठीक सा बनेगा, और तब तक जब तक ये सारा बनेगा तब तक मैं समझता हूँ कि कोरोना भी लगभग समाप्ति की ओर चलेगा। बहुत कम हो गया, 10% के आसपास ही है उसके मुकाबले में, तो निश्चित तौर से कम होगा और जल्दी इसके बारे में विचार करेंगे खोलने के बारे में।
देखिए, फीस बढ़ोतरी का पहले कोई इस प्रकार का नियम नहीं रहा कि कितना बढ़ा सकते हैं। फॉर्म 6 होता है और उसमें कोई भी प्राइवेट स्कूल है वो लिख के देता है कि वो कितनी फीस लेगा, और जितनी भी उसमें लिख के देगा वो ले सकता है। लेकिन अभी मैंने बात की है इसके बारे में, और निश्चित तौर से इसके बारे में हम एक नियम बनाने जा रहे हैं। उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसमें एक निश्चित करेंगे कि इतना ही फीस बढ़ा सकते हैं, एक निश्चित फीस बढ़ा सकते हैं। आप 8-10% या जो भी वो होगा उसमें हम विचार करके रखेंगे। तो आप जितनी बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको केवल ही छूट दे दी तो आप दुगनी कर देंगे। कुछ स्कूलों की मेरे पास इस प्रकार की भी कंप्लेंट आई है कि जिन्होंने पूरी तरीके से डबल कर दिया उसको, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और इस टाइम में जब कोरोना में इस तरीके से प्रभावित हैं तो ऐसे में डबल करना बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से समाज की जो पीड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय लें, नहीं तो निश्चित तौर से हम जल्दी कानून बनाने वाले हैं और इस समस्या का समाधान करेंगे। इस तरह की आपदा में कहीं ना कहीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले जो है वो लिए जाए और जल्द एक फॉर्मूला फीस बढ़ोतरी को लेकर सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में दुकानदारों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिससे कि दुकानों के बाहर जो कंप्लीटली वैक्सीनेटेड दुकानदार होंगे उनकी तख्ती लगा दी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी डर के और झिझक के दुकान पर दुकानदारी के लिए, यहां पर सामान खरीदने के लिए, खरीदारी के लिए पहुंच सके। तो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यहां पर पहुंचे, इस अभियान की उन्होंने शुरुआत की। सेक्टर 8 के स्थित डिस्पेंसरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम काफ़ी समय से पंचकुला के अंदर चल रहा है। हमने अलग अलग ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक उनको वैक्सीनेशन की जाए, उनके परिवार को लोगों का वैक्सीनेशन हो, उनके एम्प्लॉइज का वैक्सीनेशन हो। ये निर्णय हमने लिया कि जो पंचकुला की सभी मार्केट्स हैं उन मार्केट्स के अंदर नज़दीक जो भी डिस्पेंसरी है उस डिस्पेंसरी के अंदर वैक्सीनेशन सुबह से शाम तक लगेगी। और जितने भी हमारे मार्केट के दुकानदार हैं, दुकानदारों के परिवार हैं या दुकानों के ऊपर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सबको हम वैक्सीनेट करेंगे। हरियाणा विशेष में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अब खबर करनाल से आपको बता दें, जहां पर हनीप्रीत के पूर्व पति और उनके ससुर को मिले धमकी भरे कॉल्स का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस लंबे समय से कार्रवाई कर रही थी। ये फोन न बाबा राम रहीम की तरफ से आया था और ना ही हनीप्रीत की तरफ से। ये फोन जिसने करवाया था वो विश्वास गुप्ता का ही कोई रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिनका इनके साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है। दरअसल हनीप्रीत के पूर्व पति और ससुर रह चुके MP गुप्ता की तरफ से पुलिस में एक शिकायत दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि उनको जान से मारने की धमकी आई है और उनकी तरफ से आरोप बाबा राम रहीम और हनीप्रीत पर लगाए गए थे। लेकिन जब मामला पुलिस थाने पहुंचा और जांच शुरू की गई तो मामला कुछ और ही निकला। आरोप लगाए थे कि 9 तारीख को मेरे पास 2-3 फोन कॉल आई है और मेरे को उन्होंने धमकी दिया, लेकिन वो कंफर्म नहीं थे कि धमकी किसने दिया। उसमें एक मोबाइल नंबर भी था। तो जैसे ही SP साहब ने हमारे को एप्लीकेशन मार्क करी और आदेश दिया कि इसको जल्दी जल्दी वेरीफाई करके और उस पर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। तो क्या कुछ निकला सर इसमें? तो उसमें ये निकला, जो MP गुप्ता है इनके ही रिलेटिव है, इनके परिवार से ही हैं। इनका नाम है देवकी नंद गुप्ता उर्फ बॉबी गुप्ता है। इनका और MP गुप्ता का आपस में कुछ एक शोरूम को लेकर छोटा मोटा विवाद है, जो मेरे ख्याल में इनका अब खत्म भी हो चुका है। तो 9 तारीख की बात है। देवकी नंदन गुप्ता जो बॉबी गुप्ता है, इनके पास इनके फ्रेंड हैं, ब्राह्मण माजरा के सरपंच हैं वो पानीपत के, और 2-3 फ्रेंड और थे और वो पुंजपुरा में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर इनका जिक्र चला कि ऐसे से यार मेरा विवाद हो गया, उनके साथ विवाद है। और इन्होंने क्या करा, बॉबी गुप्ता ने अपने फ़ोन से MP गुप्ता को फ़ोन मिलाया, तो उनकी प्रॉपरली बात नहीं हो पाई। तो सरपंच जो था वो बोला मैं कोई नहीं, मैं अपने फ़ोन से बात करता हूँ। तो छोटी मोटी उनकी वहाँ उस पर बहस हो गई या इन्होंने छोटा मोटा उनको कुछ कह भी दिया। तो जैसे ही हमने सरपंच के नंबर पे वेरीफाई करा, उसको बुलाया, तो वो तुरंत थाने में आ गया और आमने सामने बैठ के इनका सारा हमने वेरीफाई करके, और इनका अब कोई मनमुटाव नहीं है और उसको हमने डिस्पोज।
अब खबर अंबाला से, जहां पर शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए शराब से भरे 2 ट्रक जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला देर रात को उस वक्त सामने आया जब अंबाला के जड़ौत रोड पर मंडोर में बंद गोदाम में शराब से भरे 2 ट्रक पुलिस ने बरामद किए। ये गोदाम जगजीत की अवैध कॉलोनी में बनाया बताया जा रहा है। जब पुलिस ने इस अवैध गोदाम पर छापा मारा तो बाहर से शटर बंद मिले, लेकिन अंदर जाने पर गोदाम के भीतर 2 शराब के अवैध ट्रक पाए गए, लेकिन दोनों ट्रकों के ड्राइवर और क्लीनर गायब मिले। डीएसपी हेडक्वार्टर सुल्तान सिंह ने बताया कि पकड़ी गई अवैध शराब के बारे में जांच की जा रही है और जो भी इस अवैध शराब के धंधे में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ने एक्साइज विभाग के वीडियो भगत सिंह की मौजूदगी में दोनों ट्रकों को पखोजरा थाने में अपनी कस्टडी में लेकर भेज दिया है। बता दें कि कई बार पहले भी अंबाला में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। सूचना मिली थी कि यहाँ ये गोदाम है मंडौर गांव में और इसमें कुछ शराब के 2 ट्रक खड़े हैं। यहाँ पहुंचे हैं, 2 ट्रक मिले हैं। अभी इनमें चेक किया जाएगा कि इसमें मार्का क्या है, कहाँ से आई है, अभी तक इसका वो चेक करेंगे। अभी इसमें कुछ है, चंडीगढ़ मार्का है, कुछ इसमें रॉयल के नाम से है तो इसमें, लेकिन हम चेक करेंगे, चेक करना पड़ेगा कि बीच में पीछे क्या पेटी है, बीच में क्या, भी ट्रकों को चेक करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जो भी आएगा, इसके अलावा भी कोई बीच में आएगा जिसकी भी मिलेगी संलिप्तता मिलेगी, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बात इनेलो की, जहां पर इनेलो नेता ने कहा कि जब बीजेपी के नेता विपक्ष में थे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर लगातार वो विरोध जताते थे, प्रदर्शन करते थे और आज किसानों के लिए चुनावी वादे भूलकर बैठे हैं। जब विपक्ष में थे तब बीजेपी के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट का मतलब कुछ और था, लेकिन सत्ता मिलने के बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट की परिभाषा ही बदल गई। अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के उस वादे पर सवाल उठाए जिसमें कहा गया कि किसानों को खरीफ की फसल के लागत मूल्य पर 50% मुनाफे के हिसाब से एमएसपी दिया जा रहा है। और अब बात हरियाणा की बेटी और देश की स्टार पहलवान विनेश फोगाट की, जिन्होंने पोलैंड में स्वर्ण पदक जीता है चैंपियनशिप में। आपको बता दें कि न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश का नाम उन्होंने रोशन किया। पोलैंड ओपन के 53 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच डाला। विनेश ने साथ ही यह भी साबित कर दिया कि उनकी टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयारियां बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इससे ओलंपिक से पहले उन्हें मैट पर कुछ अहम समय बिताने का भी मौका मिल गया। 26 साल की विनेश का यह सत्र का 3रा खिताब है। उन्होंने मार्च में माटियो पेलिकोन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था और इस जीत से विनेश टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष वरीय पहलवान भी बन गई हैं। तो स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को गोल्ड जीता और इसी के साथ ही उन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। 53 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। आपको बता दें कि फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टीना बेराजे को उन्होंने शिकस्त दी है और इस पूरे मैच में उन्होंने वो लगातार हमलावर रही। बिना अंक गंवाए 8-0 से उन्होंने इस जीत को हासिल किया है। इसी के साथ 26 साल के विनेश का सत्र में ये 3रा खिताब रहा। मार्च में आपको बता दें माटियो पेलिकोन उन्होंने स्वर्ण पदक इस में भी जीता था और इसके अलावा अप्रैल में हुई एशियाई चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और अब हाल ही में पोलैंड ओपन में भी उन्होंने शानदार जीत के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई